हेलो बच्चों, क्लास 11th के पीसीएम के कोर्स में आपका स्वागत है। और 12th का भी पीसीएम का कोर्स आपको पता है फ्री ही चलता है इस चैनल पे। तो अगले साल आप 12th में हो जाओगे, है ना, तो भी आपके लिए यहाँ पे कोर्स क्या रहेगा, फ्री ही रहेगा। जो कोर्स आपका बोर्ड के लिए जेई मेंस और एडवांस के हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया है, मीन्स यहाँ पे आपकी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सब कुछ। और बिल्कुल ही ज़ीरो फी में। जी हाँ, अगले साल भी आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास 11th के बच्चों, अभी पूरा सेशन आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पूरी की पूरी 12th भी आपको फ्री ही रहने वाली है। तो आपको कुछ भी फी देने की ज़रूरत नहीं है। क्लास नोट्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए भी कोई फीस नहीं लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। हाँ, एक चार्जेस है, क्या, आपकी लॉयल्टी। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉयल बने रहना है। ठीक है जी, कहाँ पे? ट्रेंडिंग ट्विटर पे। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, जो क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो आप इतने दिनों से बने ही हो, आपको पता है सारा का सारा प्लेलिस्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और जो शेयर नहीं कर रहा है वो शेयर करो जल्दी से जल्दी। सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, वो तो थंबनेल से आपने देख ही लिया है। आज हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1। सर, ये कौन सा चैप्टर है? आप ये कह सकते हो ये मैथमेटिकल टूल्स के ही है। ठीक है, जैसे हमने बेसिक मैथ्स ख़त्म किया था, अब ये मैथ्स का ही पार्ट है, मैथमेटिकल टूल ही आप इसको बोल सकते हो। बोल कह सकते हो, मैथमेटिकल टूल ही है। ठीक है, लेकिन वेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ इस चैप्टर को, ठीक है, हो सकता है इसकी 5 से 6 क्लास आए, इसीलिए मैंने इसको बेसिक मैथ के नाम से नहीं कराया यहाँ पे अलग से ही, ताकि आपको दिख जाए वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 2 3, पूरा स्ट्रक्चर्ड रहे हमारा कोर्स। इसलिए हम वेक्टर को अलग से स्टार्ट कर रहे हैं। थंबनेल पे अलग से आपको वेक्टर दिख जाएगा जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे। ठीक है, अब सर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? भैया, इसके बिना फिजिक्स नहीं होती। सर, फर्स्ट चैप्टर हो तो गया, हाँ, बस वही होना था। ठीक है, वही होना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल है वेक्टर की इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स हम देखेंगे। और ये जो आप देख रहे हो, अब मज़ा आएगा ना भिड़ू? हाँ जी, अभी तो आएगा, क्योंकि आज से आपकी फिजिक्स असली स्टार्ट हो जाएगी भैया। जब आप वेक्टर सीख जाओगे ना, तब जाके असली फिजिक्स स्टार्ट होती है, तब जाके हम काइनेमेटिक्स कर पाएंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मतलब, जब हम चैप्टर नंबर 1 कहते हैं ना यार, वो यूनिट एंड डायमेंशन को मत सोचा करो। चैप्टर नंबर 1 मतलब मोशन इन 1D। जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, जिसको मोशन इन 1D बोल देते हैं, उसको हम चैप्टर नंबर 1 कहते हैं एक्चुअली। तो बस ऐसे ही, क्योंकि काइनेमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, असली फिजिक्स आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। तो अब वेक्टर, अब बेटा, अगर ये लास्ट मौका है आपके पास, अगर सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, अदरवाइज फिजिक्स आपको दोबारा मौका नहीं देगी। सच बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ संभाल लेनी चाहिए, तो ये वो चीज़ है। वेक्टर है, सीख रहे हो तो टाइम के साथ इसको सीखते जाना। ठीक है भैया, नहीं तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा, सिलेबस एकदम अब भागेगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। सर, ये तो पढ़ा हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको तुम माप सकते हो, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब अब क्या है सर, इसमें क्या नया है? यार, ये मापने का ही खेल अलग है ना। मेजर करने का ही तरीका क्या है, अलग है। इस मेजर करने के तरीके से ही फिजिकल क्वांटिटीज ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दी गई। अभी कुछ होशियार चंद भी आएंगे, वो कहेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी। ठीक है, तीसरा हिस्सा आपको पूरी क्लास 11th 12th में पढ़ना ही नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा। एक थी हमारी स्केलर क्वांटिटीज, और एक थी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब सर, ये क्या, ऐसा क्यों किया गया? यार देखो, आप मान लो किराना स्टोर पे गए। ठीक है, किराना स्टोर पे आप गए, आपने कहा कि मुझे 1 kg शुगर दे दो। आपने कहा कि मुझे 1 किलो चीनी लेनी है। ठीक है, तो वहाँ पे बैग होगा एक, है ना, पॉलीथीन बैग में क्या करेंगे, इधर से मान लो 1 kg
शुगर उन्होंने डाल दी, 1 kg शुगर डाल दी। आपने कहा नहीं चलो 1 kg ना कम से लग रही है, अंकल ऐसा करो 1 किलो और दे दो, 1 kg शुगर और डाल दो। उनने क्या करी, इस बार इधर से डाल दी, ऐसे करके दूसरे हाथ से शुगर डाल दी भाई। अब यहाँ पे टोटल शुगर इस बैग के अंदर क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सर? 1 + 1 2 किलो लिए, 2 किलो शुगर हो गई। हाँ जी बेटा, है ना? ये 2 किलो आया कैसे? 1 + 1, एक में एक ऐड कर दिया तो क्या आ गया हमारा, 2 kg आ गया। ठीक है सर, ओके है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ काम बहुत स्मूथ चल रहा था। ठीक है जी, सारा का सारा काम क्या चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन फिर कुछ देखा गया क्या, जैसे मान लो ये सरफेस है, फर्श है, और इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है जी, इस पे क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है। आप इसको पुश कर रहे हो, आपको इसको पुश करके, ठीक है, किसी XYZ कहीं पे भी लेके जाना है, मान लो यहाँ पे आपको इसको रखना है, तो आप क्या करोगे, इधर इसको धक्का दोगे, ठीक है, इधर इसको क्या करोगे, पुश करोगे, ऐसे ही करोगे बेटा? हाँ जी सर, पुश करेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पुश करने का मतलब क्या है? पुश करने का मतलब क्या है? हाँ वेरी गुड, पुश करना मतलब फोर्स अप्लाई करना। पुश बोलो, या आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, पुश और पुल, पुश और पुल क्या होता है, फोर्स होता है। हाँ जी सर, फोर्स के बारे में हम जानते हैं थोड़ा, बहुत बढ़िया चीज़। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है सर। ठीक है जी, फोर्स को हम एफ से लिखते हैं, फोर्स को हम किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एफ लिख रहा हूँ। मान लो आपने क्या करा, 5 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का क्या करा आपने, इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पे नहीं आया, हिला ही नहीं है बॉक्स, आपने अपना पूरा दम लगा दिया भाई, बहुत भारी था। तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने दोस्त को भी लेके आओगे, यार तू भी धक्का मार, है ना? क्या करेगा, भाई तू भी मेरी हेल्प कर, अपने छोटू भाई को भी लेके आए आप। दोनों के दोनों क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको पुश कर रहे हो। अब इधर छोटू वाले ने, आपके छोटू भाई ने क्या करा, इधर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने में आपकी हेल्प की, मान लो उसने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स। उसने कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब कॉमन सेंस सेंस कह रही है मेरी, उसने भी इसी साइड लगाया, कि यहाँ पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, कितना हो गया, टोटल फोर्स कितना हो गया, 7 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना हो गया, 7 न्यूटन का फोर्स हो गया। और मान लेते हैं इस बॉक्स को चलने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स भी कितना ही था, 7 न्यूटन था। रिक्वायर्ड फोर्स भी कितना ही है, 7 न्यूटन का फोर्स चाहिए इसको चलाने के लिए। आपने कितना लगाया था, 5 न्यूटन का लगाया था, तो ये नहीं चला। आपने अपने छोटे भाई को बुलाया, उसने 2 न्यूटन का लगाया, तो ये चल गया, है ना? अब एक और चीज समझो, आपने अपने छोटे भाई को बुलाया, अब वो है शरारती, ठीक है, छोटा है, मजे तो लेगा, वो इधर से लगाने लग गया भाई फोर्स, इधर से उसने कितना फोर्स लगाया, लगाया उतना ही, 2 न्यूटन का। वो कितना फोर्स लगा सकता है, 2 ही न्यूटन का लगा सकता है। अब टेक्निकली देखो तो इस बॉक्स के ऊपर 2 पर्सन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, मतलब आप और आपका छोटा भाई। टोटल फोर्स, टोटल फोर्स अगर हम देखें, ये मत देखो कि कहाँ से लग रहा है, ठीक है, अभी मत देखो, इस डब्बे के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर 2 जने फोर्स लगा रहे हैं, आप लगा रहे हो और आपका भाई लगा रहा है। आप 5 का लगा रहे हो, आपका भाई 2 का लगा रहा है, तो किसी भी एक इंसान से पूछ के देखो कि डब्बे के ऊपर कितना फोर्स लगा, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, सिंपल अपने मम्मी डैडी के पास जाओ, मतलब वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होने चाहिए, ऐसे पर्सन को पकड़ो हैं,
और उससे पूछो कि भैया एक डब्बा था, मैंने 5 न्यूटन का उस पर फोर्स लगाया, मेरे भाई ने उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, टोटल फोर्स कितना हो गया? वो बोलेंगे 7 न्यूटन का हो गया सर। क्या बोलेंगे? 7 न्यूटन का हो गया। अब 7 न्यूटन का हो गया, अब 7 न्यूटन का ही फोर्स चाहिए था इसको चलने के लिए, 7 न्यूटन का लगा दिया। आप पिक्चर में देख के बताओ, क्या बॉक्स चलेगा? क्या बॉक्स अपनी जगह पे पहुंचेगा जहां इसको पहुंचना है? कभी भी नहीं, नहीं पहुंचेगा ना। तो अब सीन क्या है सर, यहाँ पे हमने शुगर डाली, चीनी इस बैग में डाली, जैसे मर्जी डाली, 1 किलो इधर से डाल दी, लेफ्ट से डाल दी, 1 किलो राइट से डाल दी, टोटल कितनी होगी? 2 किलो होगी। अब यहाँ पे मैं टोटल अगर देखूं, तो यहाँ पे तो टोटल मेरा 7 बन नहीं रहा, क्योंकि 7 बन जाता तो ये बॉक्स अपनी जगह पे आ जाता। अगर 7 न्यूटन का बन जाता तो ये फोर्स अपनी जगह पे आ जाता। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि यार 7 न्यूटन बन रहा है, पर्सन 1 5 न्यूटन का लगा रहा है, पर्सन 2 2 न्यूटन का लगा रहा है, टोटल फोर्स तो कितना ही लग रहा है, बॉक्स पे तो कितना ही लग रहा है यार। बॉक्स पे कितना न्यूटन लग रहा है? 7 न्यूटन लग रहा है ना। 5 मैंने लगाया, 2 मेरे छोटे भाई ने लगाया, लेकिन बॉक्स क्यों नहीं पहुंच रहा? अब ये यहाँ पे 5 + 2 7 हो जाता, 7 हो जाता तो ये अपनी जगह पे आ जाता, हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो, समझ चुके हो आप, आई नो मैं खींच रहा हूँ थोड़ा सा, क्यों? मुझे आपके दिमाग में एक बीज बोना है जिससे आप देखो, जिससे आपकी फिजिक्स आसान हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चल रहा हूँ। आप डायग्राम से देख के बता रहे हो मेरे को कि सर मेरा भाई ना पागल है, ठीक है, वो मेरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, हमें बॉक्स को राइट में लेके जाना है, वो लेफ्ट में लगा रहा है। तो जब वो लेफ्ट में लगा रहा है तो राइट में कैसे जाएगी चीज? ये तो कॉमन सेंस है ना। ये चीज तो क्या है भाई, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन को थोड़ा सा और हम देखें, हो क्या रहा है बेसिकली। अब देखो डिटेल देखना है इसकी। आपका जो 5 न्यूटन है, आपका जो 5 न्यूटन है, टोटल फोर्स आपका कितना है? 5 न्यूटन। आपके भाई का कितना? 2 न्यूटन। 5 न्यूटन मतलब आप इधर जा रहे हो, 5 डब्बे आपके इधर बने, 1 2 3 4 5, ये इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था। आपके भाई ने 2 न्यूटन इधर इधर इस डायरेक्शन में लगाया। तो मीन्स कहने का मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, कि आपने जितना काम किया, आपने 5 डब्बे का काम किया, आपने 5 यूनिट का फोर्स लगाया, तो उसमें से 2 यूनिट ऑपोजिट होने के कारण आपके भाई वाली 2 यूनिट जो ऑपोजिट थी, उसने आपकी 2 यूनिट को काट दिया होगा, है ना। 2 यूनिट को क्या कर दिया होगा? काट दिया होगा। इसको यार ऐसे समझो कि आप ना स्नेक वो लूडो खेल रहे हो, आपने 5 कदम आगे चले हैं, कोई और आया, उसने आपके 2 कदम क्या कर दिए? काट दिए। मतलब गिटी काटने वाला जो सीन होता है, ऐसे ही समझो, कोई और आया, उसने आपकी गिटी काट दी। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। फिर आपके टोटल कितने बचे अब यहाँ पे? 3 यूनिट ही बची। फोर्स कितनी बची? 3 यूनिट बची। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स मेरा बचा बेटा, वो 5 - 2 कितना बचा? 3 न्यूटन ही तो बचा। जब 3 न्यूटन बचा यहाँ पे, तो भाई ये बॉक्स कैसे आता है? बॉक्स को तो कितना चाहिए? 7। बॉक्स को कितना चाहिए? 7 न्यूटन का फोर्स चाहिए। हमारे पे कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का लग रहा है। हमारे इधर कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का लग रहा है। तो ये तो गड़बड़ है, बॉक्स पहुंचेगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक तरफ तो ऐसी चीज है, अब यहाँ पे और समझो, मास है ये। केजी में किसको काउंट करते हैं हम? मास को। केजी किसकी यूनिट है बेटा? मास की यूनिट है। मास को आप जैसे मर्जी डाल रहे थे यार, वो ऐड हो जा रहा था सिंपली, है ना। वो तो बिल्कुल सिंपली ऐड हो जा रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पे फोर्स की कहानी खेल रहे हो, फोर्स एक जगह पे तो यहाँ पे तो ऐड हो गया है भाई, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मेरे को क्या चीज समझ आ रही है? मैं तो कंफ्यूज हो गया यार।
अब मैं आपको एक और सिचुएशन यहां पे बना दूं। अगर हम यहाँ पे एक और सिचुएशन बनाएं, क्या सिचुएशन? कि आपका भाई जिसको आपने हेल्प के लिए बुलाया था वो इस डब्बे पे ही चढ़ गया। डब्बे पे चढ़ के नीचे की तरफ पैरों से जोर लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा यार इस केस में? ये ऐड होगा, ठीक है, 5 + 2 होगा, या ये सब्ट्रैक्ट होगा, 5 - 2 होगा, या कुछ और हो जाएगा? है भाई? यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा। इधर तो हमने फिर भी थोड़ा सा आइडिया लगा के काट के देख लिया था। हाँ, 5 कदम अगर मैं आगे चल रहा हूँ, किसी ने मेरे 2 कदम काट दिए, तो कितने कदम बचे? 3 कदम ही बचे। ऐसा हमने करके देख लिया था। तो अब इस केस में क्या होगा पता ही नहीं, है ना? ना तो ऐड होगा ये, ऐसा भी नहीं होगा 5 + 2 हो जाए, ना ही मेरे को ये 5 - 2 वाला लग रहा है। ये तो कुछ और ही सीन लग रहा है सर। बिल्कुल कुछ और ही हो जाएगा ये। ठीक है, अब यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमने यूनिट एंड डायमेंशन में हमने ये तो बोल दिया कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनको मेजर किया जाए। जब हम मेजर करने के लिए पहुंचे तो मेजर करने में हमें दिक्कत आने लगी। कुछ चीज़ें सीधे सीधे ऐड हो रही हैं, कुछ चीज़ें ये फोर्स जैसी चीज़ें हैं। अब मैंने फोर्स का ही एग्जांपल क्यों लिया? बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी। फोर्स का आपको पता है, फोर्स आपके लिए थोड़ी सी आसान क्वांटिटी है, फोर्स आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पे फोर्स बड़ा ही गड़बड़ सी तरीके से खेल खेल रहा है हमारे साथ। कभी ऐड हो जा रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, कभी हमें पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। सर इस केस में होगा क्या है भाई? इस केस में होगा क्या वो आगे जाके पता लगेगा। यहाँ पे क्या होगा वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज समझ आई कि मेजर करने में दिक्कत आ रही है। मेजर करने में क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए इन क्वांटिटीज को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक स्केलर और एक वेक्टर। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, समझ आया? अब स्केलर और वेक्टर, चलो मैं लिखता हूं स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। अब देखो, हम्म, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, है ना? तो यहाँ पे आपने कुछ बच्चों ने पढ़ी भी होंगी, बहुत अच्छा है पढ़ी है। क्या पढ़ा है आपने? मैं बताता हूँ। दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोज क्वांटिटीज which have both magnitude एंड डायरेक्शन। जिनकी मैग्नीट्यूड भी होगा और जिनकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हाँ जी सर, यहाँ पे देखने में समझ आ रहा है कि यहाँ पे डायरेक्शन से मैटर ही नहीं है। मास को डायरेक्शन से मैटर ही नहीं है, जितनी जिस मर्जी साइड से डाल दो, ऊपर से डाल दो, नीचे से डाल दो, साइड से डाल दो, लेफ्ट से राइट से, जैसे मर्जी डालो, इसने ऐड ही होना है ना? शुगर की क्वांटिटी टोटल क्या होती जाएगी? बढ़ती ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें समझ आया कि भैया जब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, एक एनालॉजी तो मुझे देख के ये समझ आई, इतना तेज तो हूँ सर मैं, कि एक जब हम ये सीधी सीधी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे तो हमने ऐड किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो सर मैंने क्या करा? सब्ट्रैक्ट किया। कहाँ किया था? गिरा।
ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लगाया तो हमने क्या करा सर, सब्ट्रैक्ट किया। अब सर ये मतलब यहाँ पे अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो हमें पता ही नहीं चल रहा। मैंने अपना दिमाग यहाँ पे इतना लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि क्या चल रहा है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर लोगे, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे आप चीज़ों को अभी तक ऐड करते आए हो, कैन बी एडेड डायरेक्टली, ठीक है, कैन बी एडेड डायरेक्टली। मास वाले में, शुगर वाले एग्जाम्पल में हमने ये देखा। तो मुझे ये समझ आया कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का मुझे समझ आया। अब लास्ट क्लास में, है ना, क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, सोचो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के चलने को करंट बोलते हैं, है ना। करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, करंट को हम लिखते कैसे हैं, आई से लिखते हैं। करंट को कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, यूनिट क्या होती है, एम्पियर। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन आपने दो पढ़ी थी, या तो आप बोलो बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, या फिर बोलो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्ज, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बोला होगा शायद। तो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो करंट मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन होगी, कैसी क्वांटिटी है सोच के बताओ, ठीक है। सोचो जी, वेक्टर आ रहा है दिमाग में, है ना, क्या आ रहा है दिमाग में, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। बहुत गलत, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत। वही वाला डायलॉग है ये, है ना, इतना गलत कैसे हो सकते हो, बिल्कुल। जो ये अभी हमने पढ़ा है सर, अभी तो आपने यही बताया कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होता है और जिनके पास डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन हमसे पूछो क्या है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है। तो फिर सर आप ये कह रहे हो कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर बोला, तो कह रहे हो कि आप गलत हो, और गलत भी नहीं कह रहे, बहुत ज़्यादा गलत कह रहे हो। तो ऐसा क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने पढ़ा ना बेटा, ये था अभी क्लास 9th का। इसको अब बड़े बच्चों में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की कंडीशन तो ये है ही है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होने ही होने चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होने ही होने चाहिए बेटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दे फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, दे फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ऐड करने के लिए उनके पास अलग से लॉ बनाए गए हैं। वेक्टर क्वांटिटी को अलग से ऐड करने का एक तरीका होता है। यही तो यहाँ पे पंगा आ रहा है, कभी कहीं पे ऐड कर दिया, कहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहीं पे पता ही नहीं चल रहा। अभी इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको मेरे को देख के कैसे सोल्व करूंगा कि यहाँ पे ऐड होएगा सब्ट्रैक्ट होएगा। भैया वेक्टर के लॉज बताएंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे सर, इस चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर में वेक्टर्स आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर के लॉज ही पढ़ने हैं,
ठीक है, दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, तीन चार पाँच छः जितने मर्जी आ जाएं वेक्टर, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। सबसे बड़ा फर्क होता है एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, कि स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमारे पास एक अलग से मेथड होता है। आप बचपन से जितना भी आपने मैथ पढ़ा है ना, चीज़ों को ऐड करना आप सीखे हो, वो एक एल्जेब्रिक एडिशन था, नॉर्मल एडिशन था, उसको आप क्या बोल देते हो, एक नॉर्मल एडिशन था। यहाँ पे ऐड करने का तरीका अलग होगा, वेक्टर लॉज, इनका एडिशन एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एडिशन डिपेंड्स ऑन एंगल। इनका एडिशन किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, बात समझ आई। तो उस हिसाब से भाई, उस हिसाब से, और यहाँ पे मैंने स्केलर में लिखा हुआ है ये चीज़, अच्छा ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए लिखी हुई है, स्केलर उसके लिए नहीं लिखी हुई भाई, स्केलर के लिए नहीं लिखी हुई। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों सर, सर इलेक्ट्रिक करंट जो है हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो है, ओके जी, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। हैज़ डायरेक्शन, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई वेक्टर की, है ना। बट डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, आप वेक्टर क्वांटिटी उसी को बोलोगे जो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है जी, डायरेक्शन है, बिल्कुल है, इसको फॉलो करता है वेक्टर लॉज को, नहीं करता। बस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई वेक्टर की। अब ये किसकी कंडीशन है, वेक्टर की कंडीशन है, क्या सेटिस्फाई हुई, नहीं हुई, क्या सेटिस्फाई हुई, नहीं हुई। तो भाई फिर आप इसको वेक्टर क्वांटिटी कैसे बोल रहे हो। इलेक्ट्रिक करंट है ना जो, वो ऐसे ही ऐड हो जाता है। मान लो एक वायर है इधर, ऐसा कोई हमने सिस्टम बना दिया, एक वायर इधर जिसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, एक वायर इधर जिसमें 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, डायरेक्शन मैंने दिखा दी। यहाँ पे आएगा जब इस वायर में टोटल करंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर, 3 + 2 5 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ऐड होता है, कोई यहाँ पे वेक्टर लॉस फॉलो नहीं किए, किस एंगल पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है। जबकि उनका एडिशन मैंने बताया कि आपको वेक्टर लॉस लगाने पड़ेंगे, एंगल पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मेरे हिसाब से अब वेक्टर्स आपको क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which have which have magnitude, which have magnitude as well as direction, as well as direction, and follow vector laws of addition। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अच्छा सर, कोई क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसके पास डायरेक्शन ना हो और वो वेक्टर हो, नहीं, ये मस्ट कंडीशन है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉज। जो वेक्टर लॉ फॉलो कर रहा है, जो वेक्टर लॉ फॉलो कर रहा है वही वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, बात क्लियर है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब सर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है भाई, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एक एरो से, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। ठीक है, ये इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है।
कैसे? ये इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो बनाते हैं। ठीक है, अब वेक्टर के पास क्या होता है भाई? कोई भी वेक्टर हो, अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, हमेशा इसको ध्यान रखना है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या लिखी होगी? डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलके बना होगा। आप यहाँ पे जैसे मास अगर मैं लिख रहा हूँ, मास इज इक्वल टू 5 kg। 5 kg क्या है? मैग्नीट्यूड है। 5 kg क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, क्यों? स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ फोर्स, फोर्स कितना लगाया आपने? 5 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं है। क्यों? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी लिखा जाना चाहिए और इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी लगानी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या? कुछ भी डायरेक्शन लगा दो। जैसे आपने डायरेक्शन लगाई ईस्ट, तो यहां से मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि भैया आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को लिखते हैं, तो उसके साथ साथ हमें दोनों चीजें लिखनी होंगी। अब सर ये डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्शन निकालनी हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब ये एरो, अब ये एरो रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। ये एरो क्या कर रहा है? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, आपको फोर्स मानना है तो आप अभी के लिए फोर्स मान लो। ठीक है जी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर में फिर से वही दो चीजें आएंगी, क्या? मैग्नीट्यूड और सर डायरेक्शन। चलो सर, मेरी कॉमन सेंस ये कह रही है कि जो वेक्टर की इस एरो की जो डायरेक्शन होगी, है ना, इस एरो की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, एरो की जो डायरेक्शन है, एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन आपकी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक चीज तो मेरी सोल्व होगी कि इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन का काम तो सोल्व हो गया। ठीक है, अगर मैं ईस्ट में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है, किस साइड लग रही है? ईस्ट डायरेक्शन में है, तो मैं ऐसे बना दूंगा सर, है ना। ये मुझे ईस्ट में बता रहा है। कोई नॉर्थ में लग रही है तो नॉर्थ में ऐसे बना देंगे, है। कोई वेस्ट में लग रही है, वेस्ट में ऐसे बना देंगे सर। तो जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा होगा वो बताएगा आपको? वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताएगा। बहुत बढ़िया। अब सर बात करो मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा मुझे? जो इस वेक्टर की लेंथ है, इस एरो की, सॉरी, जो लेंथ है ना, वो आपको क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूं, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेल, इसे बोलते हैं हेड। जो एरो पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग एरो को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द एरो, और वो टेल ऑफ द एरो। मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। जो एरो की लेंथ होगी वो आपको क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड बताएगी। जैसे अगर हम बात करें, एक फोर्स है 2 न्यूटन का, ईस्ट में लग रहा है,
एक फोर्स है 4 न्यूटन का, वेस्ट में लग रहा है, ओ सॉरी ईस्ट में ही लग रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायग्रामेटिकली, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर डायग्रामेटिकली मुझे पता है कैसे रिप्रेजेंट करनी है। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक एरो बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एरो बनाना पड़ेगा। एरो की ये जो लेंथ है ये क्या बताएगी? 2 न्यूटन। क्या बताएगी? 2 न्यूटन। और हमने ईस्ट डायरेक्शन में, रेफरेंस के लिए हम ये ले लेते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट में लग रहा था, ईस्ट में लगा दिया सर, 2 न्यूटन। अच्छा सर मेरे को ये बताओ कि मैं लेंथ कितनी लूँ? 2 न्यूटन लेंथ कितनी होती है? 2 न्यूटन की लेंथ कितनी होती है? 2 न्यूटन तो फोर्स होता है। अभी यहाँ पे लेंथ कितनी लेनी है? लेंथ आप बेटा जितनी मर्जी लो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितनी मर्जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप अकेले बना रहे हो। फर्क कब पड़ता है? यहाँ पे। अब मैं ये दो क्वांटिटी कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने अगर अब ये जो एरो बनाया, ये आपने मान लो F1 था, ये क्या था? F1 था, फोर्स 1 जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन और वो ईस्ट में लग रहा है। अब ये F2 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। भैया इससे डबल है, तो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पे, वो इसकी लेंथ से क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी लेंथ से क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर लिया तो ये 4 बनाओगे, अगर ये 3 लिया है तो ये 6 बनाओगे। ऐसा मत कर देना कि F1 तो ये बनाया 2 न्यूटन और F2 ये बना दिया इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये चीज गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है। इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसके एरो की लेंथ भी क्या होगी? कम होगी। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके एरो की लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ आई? डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके बीच की कोई डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है बच्चे। क्लियर? चलो सर, बहुत बढ़िया। अब सर मेरे को एक बात बताओ, मैं बार बार, जैसे अब फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर, पता लग गया। सर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम एरो से कर रहे हैं, तो क्या मैं हर बार फोर्स के लिए एरो बनाऊंगा? है भाई, तीर खींचते चलेंगे हम ऐसे? नहीं। अब एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? एनालिटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एनालिटिकली, चलो ऐसे लिखते हैं, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके हेड के ऊपर क्या लगा देते हैं? एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाओगे आप? एरो लगाओगे। इसके ऊपर क्या करोगे? एरो लगाएंगे। जैसे हमने वहां लिखा था F1 2 न्यूटन है, ईस्ट में, ईस्ट में 2 न्यूटन है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को अलग से दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक एरो लगाते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ये ऐसे होता, 2 न्यूटन वेस्ट में होता, ठीक है, 2 न्यूटन अगर ये वेस्ट में होता, तो क्या मैं इसके एरो की डायरेक्शन वेस्ट में कर देता? नहीं, ये गलत है। आप एनालिटिकली, आप डायरेक्शन भैया एरो से नहीं दिखानी, एरो सिर्फ किसके लिए है? रिप्रेजेंट करने के लिए। डायरेक्शन कोई भी हो, जैसे आप बोलो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए से लिखा जाता है, ए के ऊपर क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वी, एरो लगा दिया। मोमेंटम
ये सब वो वर्ड्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं क्लास नाइन्थ में। पी से लिखा जाता है, एक एरो लगा दिया। एरो आप हमेशा ही ऊपर लगाओगे तो आप राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में ही लगाओगे। ऐसा नहीं है इनकी डायरेक्शन के हिसाब से तो वेस्ट है तो वेस्ट में लगा दिया, नॉर्थ है तो ऊपर लगा देते हैं, ऐसे बना देते अगर ये 2 न्यूटन नॉर्थ होता। ऐसा मत करना मेरे भाई, ठीक है प्रभु, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जब हम एनालिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो हमेशा राइट डायरेक्शन में लगेगा। ओके। ओके सर। अच्छा सर, अब मेरे को ये बात बताओ कि डायग्रामेटिकली आपने वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया एरो से, ठीक है जी। अब वेक्टर क्वांटिटी का आपने बताया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। हाँ जी, डायरेक्शन होती है। तो आपने, जब हमने एरो से रिप्रेजेंट किया तो आपने भी बता दिया कि मैग्नीट्यूड कौन दिखा रहा है, एरो की लेंथ दिखा रही है, और डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, एरो का जिस साइड वो पॉइंट कर रहे हैं वो दिखा रहा है। अब जब हम यहाँ पे एनालिटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एनालिटिकली भी, है ना, एनालिटिकली भी जैसे फोर्स है, फोर्स का आपने पीछे क्या लिखा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। फोर्स की एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, जिसे हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड को, ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड बताएगा लेंथ ऑफ एरो और डायरेक्शन बताएगा हेड ऑफ एरो। बट एनालिटिकली, एनालिटिकली हम मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, है भाई, समझ गए ना। तो एनालिटिकली जैसे फोर्स को आप कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, या तो खाली एफ लिखो या फिर एफ के ऊपर एरो और ये मोड का साइन लगाओ, दो डंडे लगाओ। इसका क्या मतलब है, मॉडुलस होता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड इनटू, हम ना इसको नीचे लिखते हैं, एफ लिखो या एफ वेक्टर और वेक्टर के बाद क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। तो ये तो हो गई उसकी डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती है, कैप से रिप्रेजेंट होती है। तो ये मेरा हो गया मैग्नीट्यूड और ये मेरी क्या हो गई, डायरेक्शन। ये मेरी क्या हो गई, डायरेक्शन। तो एनालिटिकली हम ऐसे दिखाते हैं, क्लियर। जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर था, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा जिसे मैं ऐसे लिखूंगा, इनटू इसकी एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी। एक है वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी की डायरेक्शन। मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनटू मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है जी। ये वही क्वांटिटीज हैं जिनका इस्तेमाल आपने नाइन्थ क्लास में किया है सर। बट नाइन्थ क्लास में हमें कहीं पे डायरेक्शन तो बताई नहीं गई क्योंकि आप छोटे थे। वहां पे जो क्लास नाइन्थ में क्वेश्चन आते थे, आप बुक उठा के एनसीईआरटी से मिल जाएगी यार, एनसीईआरटी नेट पे मिल जाएगी, कहीं पे देख रहा वहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक वर्ड लिखते थे वो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पे वो स्पेसिफिकली बताते थे भैया आपको क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही फोकस करना है। डायरेक्शन के लिए क्लास 11th छोड़ दो, ठीक है। डायरेक्शन हम पता करेंगे क्लास 11th में। तो जितने क्वेश्चन आपने पढ़े ना वहां पे सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था क्लास 9th में, अगर आपको याद है कुछ तो, ठीक है जी। क्लियर है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
मतलब क्वेश्चन क्या, रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। रिप्रेजेंट, फोर्स F1 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, फोर्स F2 30 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, F3 53 डिग्री, सॉरी मैग्नीट्यूड लिखना है, हम लिख लेते हैं 40 न्यूटन, डायरेक्शन इसकी 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट करने हैं। अब ये रिप्रेजेंट कैसे होंगे, तो हम क्या करते हैं, एक पहले अपना सिस्टम बना लेते हैं जो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब चीज़ें बताएगा। ये हो गया एक लाइन, अरे तो अगले ही पेज पे चलो, यहीं पे बन जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, बनाओ बनाओ, मेरे को मत देखो, अपना बनाओ यार, कॉपी पे बनाओ। ठीक है, मेरे को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही कलाकारी करता रहूँगा, है ना। आपको बनाना है बेटा, चीज़ें आपको सीखनी है। चलो सर, बना लिया। तीनों रिप्रेजेंट करके देखो। ठीक है बच्चे, तीनों रिप्रेजेंट करके देखो। आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जब हो जाए तो बढ़िया है। चलो जी, अब बनाते हैं। मान लो F1 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, ईस्ट में 20 न्यूटन, ये दिख रहा है आपको, चलो अब दिखेगा। ये हमने बनाया F1 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, F2 30 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, नॉर्थ में 30 न्यूटन। अगर ये 20 है तो बेटा F2 की जो लेंथ है वो 30 है, 20 से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा लेंथ बनाना नॉर्थ में। ठीक है, ये हो गया हमारा F2। क्लियर है, ठीक है जी। ये कलर ज़्यादा सही दिख रहा होगा आपको। अब बनाना है 40 न्यूटन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहां पे दिक्कत आई होगी, 40 न्यूटन की चलो लेंथ तो हम बड़ी ले लें, लेकिन लेना कहाँ है ना भाई, लेना कहाँ पे है, ये तो बताओ सर। 43 नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, 53 सॉरी 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बना लिया होगा कुछ बच्चों ने, बहुत बढ़िया है। ईस्ट के, ईस्ट का 43 डिग्री, इसको ऐसे समझो, इस वर्ड को स्किप करो, जिसको थोड़ी सी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है कि लिखा गया है, इस वर्ड को स्किप करो। 53 ऑफ ईस्ट, अब मैं 53 डिग्री किसका, ईस्ट का 53 डिग्री। अब देखो ईस्ट का 53 डिग्री, तो बेटा ये ईस्ट डायरेक्शन इधर है आपकी, 53 डिग्री ये भी हो गया ईस्ट का, 53 डिग्री तो ये भी हो गया बेटा ईस्ट का। ठीक है, ये भी क्या होगा, ईस्ट का 53 डिग्री है। लेकिन आपको कौन से वाला लेना है, नॉर्थ वाला। ये जो है ये किस साइड है, ये साउथ की साइड है। ये किस साइड है, साउथ में बना रहे हो आप, ईस्ट के साउथ वाली डायरेक्शन में आपने 53 बनाया। हमें क्या चाहिए, ईस्ट के नॉर्थ वाली साइड में, हमें क्या चाहिए, ईस्ट के नॉर्थ वाली साइड में। तो मेरे को ये चलेगा, है भाई, ये चलेगा ना। समझ गए, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ईस्ट से
नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखो, डाउट मैं नहीं चाहता आपको कोई रहे, डाउट मैं छोड़ूं कोई भी। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप सारी चीज़ें समझ के जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या करना है बेटा, 40 न्यूटन बनाना है, लेंथ ज़्यादा बनाना है इसकी, ऐसे। और ये क्या बनेगा, 53 डिग्री। ये है हमारा F3। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? समझ आ गया? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं इंट्रोडक्शन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। अच्छा, एक और चीज़ देखो, हम अगर कह दें एक वेक्टर ले, एफ एक वेक्टर है। चलो इसी को मैं इधर दिखाता हूँ। अब हम क्या ले रहे हैं, एफ हमारा एक वेक्टर है। 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो अब कहाँ बनाओगे, तो नॉर्थ ईस्ट में बना देंगे, है ना। नॉर्थ ईस्ट में कितने डिग्री पे बनाओगे, बात तो ये है। क्या सर, समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो एक बार ये देखो, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। अब मेरे को ये पता है आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको पंगा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट तो ये भी है, नॉर्थ ईस्ट में तो ये भी है ना, 20 20 के ही हैं। नॉर्थ ईस्ट तो बेटा ये भी है। अगर मैं बात कहूँ तो इनमें से कौन सा सही है भाई, कौन से वाला सही है? सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है एक, यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ था 53 डिग्री। सर यहाँ पे तो एंगल ही नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बता दिए आपने, बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे एंगल कितना, अगर बेटा कभी भी ऐसे लिखा आ जाए, ठीक है, सिर्फ जस्ट ऐसे लिख देना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो इसका मतलब है कि वो मिडल की बात कर रहे हैं, 45 डिग्री। देखो टोटल एंगल कितना होता है, ये सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये सारी एक्सिस, ये सारी डायरेक्शन। बीच में मिडल में कितना एंगल होगा, 45 डिग्री। तो मतलब आपको नॉर्थ ईस्ट में बनाना है कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। कितने एंगल पे, 45 डिग्री, बिल्कुल इनके बीचों बीच। ठीक है, तो ये वाला हटाओ, ये वाला भी हटा दो, बिल्कुल बीच में बनेगा कितने पे, 45 डिग्री पे। क्या रहना चाहिए, 45 डिग्री ये रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आपको आया। ये एंगल रहेगा आपका 45 डिग्री। ये हो गया हमारा एफ वेक्टर। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मैंने तो यार कोई डाउट छोड़ा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो, दो बार देखो, बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। ठीक है, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो नई नई चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होंगे भाई, बराबर वेक्टर, है ना। दो वेक्टर जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब क्या है, बराबर होने का मतलब देखो यार, अब वेक्टर, फिर से, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। वेरी गुड। अगर मैं कह रहा हूँ वेक्टर सेम है, वेक्टर क्या है, बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने का मतलब अगर ये इक्वल होंगे,
दो वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, दो वेक्टर इक्वल होंगे तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होनी सेम होनी चाहिए। क्योंकि वेक्टर को मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, वेक्टर को मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, कैसे चेंज कर सकते हो यार, सिंपल सी बात है। देखो, बिल्कुल लेमैन में लेके चल रहा हूँ मैं, इस एग्जाम्पल का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। मेरे पास एक क्वांटिटी लिखी हुई है जिसकी वैल्यू है 10, और वो दो क्वांटिटी को ऐड करके आई 2 + 4, ठीक है जी। फिजिकल क्वांटिटी 1, ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट ये ऐड किया हमने और एक ये वाली क्वांटिटी ऐड की। अब आप इसको चेंज कर रहे हो, चेंज कैसे कर रहे हो, इसको आपने कर दिया 12, और यहाँ पे 6 आएगा यार, यहाँ पे 8 आएगा, मेरी कैलकुलेशन ख़राब हो गई है ना। कह रहे होगे सर भी पता नहीं क्या पढ़ा के जाएंगे आज, चिंता मत करो, सही पढ़ा के जाऊँगा। तो 8 + 2 10 हो गया। आपको इसको चेंज करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं यार, या तो इसको क्या कर दो, 4 कर दो, इसको सेम रखो, या फिर दूसरा तरीका यह था, इसको सेम रखा और इसको चेंज कर दिया। मीन्स ऐसे ही भैया, अगर आपको वेक्टर को चेंज करना है या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या आप क्या कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, ये दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, किसी को भी चेंज करोगे वेक्टर आपका चेंज होगा, वेक्टर आपका चेंज होगा। तो हमें रखना है इक्वल। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं इक्वल होने चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इक्वल वेक्टर क्या होंगे, हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। जैसे एक F1 वेक्टर, 20 न्यूटन का इधर बनाया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और एक ये एक्सेलरेशन वेक्टर, एक ये एक्सेलरेशन वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन हमने एरो से दिखा दी। क्या ये सेम है, क्या ये दो वेक्टर सेम है, एफ और ए, आर दे सेम, आर दे इक्वल वेक्टर, क्या ये इक्वल वेक्टर हैं या नहीं हैं सर, बिल्कुल है, ठीक है। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड 20, डायरेक्शन ईस्ट, ईस्ट ही लेके चलो अभी। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड 20, डायरेक्शन ईस्ट। आपने कहा है इक्वल वेक्टर वो होते हैं जो सेम मैग्नीट्यूड हो सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 20 20, डायरेक्शन ईस्ट ईस्ट, तो दोनों वेक्टर की दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यस दे आर इक्वल वेक्टर, ठीक है, यस दे आर इक्वल वेक्टर। सही दिमाग लगाया, बुलशिट बुलशिट, बेकार है ये सब कुछ गलत है। इतना बड़ा बड़ा लिखूं, और बड़ा बड़ा लिखते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर क्या कर रहे हो, अरे मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है बिल्कुल सेम है, मैंने कब कहा, ठीक है, मैंने तो ये कहा ही नहीं। लेकिन आप अधूरा सोच रहे हो यार, आप अधूरा सोच रहे हो। मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे सोचना क्या है, आपको सोचना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। क्या सोचना है आपको, थिंक अबाउट, सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर होने वाली हैं, थिंक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कर रहे हैं सर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पे, अब भैया पढ़ा दिया ना, सब जगह लगेगा। आप फोर्स को, एक वेक्टर है यार आपके पास फोर्स, और एक वेक्टर है आपके पास एक्सेलरेशन। आप फोर्स और एक्सेलरेशन को कह रहे हो ये इक्वल हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन बराबर होती हैं, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स और एक्सेलरेशन बराबर हो गई।
शाबाश। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यस दे आर इक्वल वेक्टर। फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओ भाई, क्या कर रहे हो? हैं? फिजिकल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। फोर्स को आप एक्सेलरेशन के इक्वल पुट कर दोगे, ये आपका प्रिंसिपल होमोजेनिटी अलाउ करता है। बता दो। यहां पे यू आर वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिक्स में मजा आ रहा है? ठीक है, आ रहा है मजा। अरे सर, इतना भी सोचना था? हाँ, सोचना स्टार्ट कर दो। सोचना स्टार्ट कर दो भाई, बहुत ज़्यादा और पूरा सोचना है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जितने चैप्टर आप करोगे ना, उन सब में पीछे जितना भी पड़ा हुआ है सब कुछ सोच के चलना है आपको। बेसिक मैथ्स भी सोच के चलना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप, ये सब कराइए ना, हर जगह पे दिमाग में रहनी चाहिए। भैया दो वेक्टर इक्वल तो होंगे, जब ही होंगे जब सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। लेकिन आप क्या यहाँ पे गलती कर रहे हो? आपने गलती किस चीज़ की? आपने वेक्टर की कंडीशन की गलती नहीं की, आपने गलती ही किसकी कर दी यार? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने वायलेट कर दिया। तो वहां पे था ना एक, स्टार्टिंग में क्या लिखा था? अभी मजा आएगा बेडू। तो आ रहा है ना मजा? यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो गई है। तो आई होप आपको कुछ नज़ारा मिला होगा फिजिक्स का क्या होती है। पूरा सोच लो। सोचने में कटौती करोगे, मार्क्स में कटौती हो जाएगी। ठीक है, सोचने में कटौती करोगे तो मार्क्स में कटौती हो जाएगी। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो लेक्चर नंबर 1 से पढ़ा है ना, वो सारा का सारा आपको आना चाहिए। वो सारा का सारा आपको आना चाहिए, आपको दिमाग में ये सब चीज़ें लेके चलनी है। तो सर फिर इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर तो बेटा यही होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। लेकिन बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आपको ध्यान रखना है। मैं वो भी लिख देता हूँ, एंड द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम। हार मार्क करके क्या कर देते हैं? फिजिक सेम फिजिकल क्वांटिटी, चलो ऐसे लिख देते हैं। एक और कंडीशन, सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी इक्वल वेक्टर की। यार इक्वल है ना, वहाँ पे हमसे गलती पता लग गई, आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की गलती की थी। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और वो बहुत बड़ी गलती है। F1 वेक्टर 20 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, और F2 वेक्टर भी 20 न्यूटन ईस्ट। तो मैं इन दोनों को क्या कह सकता हूँ? दे आर इक्वल वेक्टर। दे आर इक्वल वेक्टर। समझ आ गया? मेरे हिसाब से समझ आ गया है। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलें। ध्यान से सोचना, पूरा सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर की सिर्फ एक ही कंडीशन है, मस्ट बी सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर की क्या कंडीशन है? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। सर फिजिकल क्वांटिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैग्नीट्यूड कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल मतलब पैरेलल। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है F1, 4 न्यूटन। एक वेक्टर ये है F2, 2 न्यूटन। क्या ये पैरेलल हैं? क्या ये पैरेलल हैं? बिल्कुल है सर। पैरेलल की कंडीशन क्या है? सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन तो सेम ही है। डायरेक्शन कहाँ से पता चल रही है सर आपको? एरो के हेड से। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड सर अलग अलग है, तो हमने मैग्नीट्यूड की कंडीशन लिखी ही नहीं। पैरेलल वेक्टर कहता ही नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन है, तो ये पैरेलल है। यस दे आर पैरेलल।
हाँ, अब ज़्यादा मत सोचना भैया, अब कोई गलती नहीं है, सेम है बिल्कुल। अगर ऐसे कर दें, F1 वेक्टर 4 न्यूटन, और एक्सेलरेशन वेक्टर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या ये पैरेलल हैं? आपने पैरेलल हैं तो सिर्फ क्या देखनी है, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है तो यस दे आर पैरेलल, ये पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है? ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, और एक फोर्स है, क्या ये पैरेलल है? सेम डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। क्लियर हो गया? तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं फिर, एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर वो होते हैं बेटा जिनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या कंडीशन है? ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। सीधा ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू मस्ट बी ऑपोजिट। आई होप आपको लिखने का तरीका तो मेरा समझ आ गया ना। इतनी तो बॉन्डिंग होगी होगी यार कि सर क्या चीज़ लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, है ना? तो ये आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। सर मैग्नीट्यूड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर फिजिकल क्वांटिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कोई कंडीशन लगाई, नहीं लगाई, नहीं लगाई तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। चलो, दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब होंगे? एक ये वेक्टर ए वेक्टर, और एक ये वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है। ये क्या है, एंटी पैरेलल है। एक ये वेक्टर सी वेक्टर, एक ये वेक्टर डी वेक्टर। ठीक है, किसी भी प्लेन में हो सकते हैं भाई, किसी भी प्लेन में हो सकते हैं। ठीक है, मेरे को याद आ गया तो मैंने ऐसे बना दिया अब, क्योंकि पता चले सीधा सीधा ही देखने की आदत पड़ जाए, है ना? डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ सर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे, एंटी पैरेलल हैं। तो इसको एक काम मैं ऐसे करता हूँ, तो थोड़ा सा छोटू बनाते हैं, ताकि मैग्नीट्यूड का भी आपको कोई आइडिया ना रहे कि मैग्नीट्यूड सेम है सर। यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट, दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है, ये क्या है, एंटी पैरेलल है। तो आई होप आप सबको चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि बहुत हो गया भाई। ठीक है, नई नई चीज़ है, धीरे धीरे से सीखो। अभी बहुत टाइप के वेक्टर पढ़ने हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, वेक्टर काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, मज़ा आएगा। अब तो बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी लंबा चलेगा वेक्टर, बहुत सी चीज़ें हैं वेक्टर में सीखने में। तभी आपकी फिजिक्स अच्छी बन पाएगी, तो वेक्टर को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।